Hello, my dear students. Today in GNIT Lecture 8, generally we are discussing regarding the isomerisms, and in isomerisms today we have to discuss regarding GI due to ring. And this is the only condition in which ring shows geometrical isomerism. तो इस रूल को आप 2-3 बार पढ़िएगा. तो किसी रिंग के अंदर एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर चाहिए and they must be die substituted. उसके पास 2 ग्रुप होने चाहिए and both group must different. At least 2 sp3 members of ring must be die substituted and each member must have 2 different substituents. देखिए, एक रिंग है साइक्लोप्रोपेन, उसके ये 2 कार्बन जो है, ये वाला, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. Similar way here also, if in one is sp3, then second one also both carbons are sp3s obviously. And both sp3 carbon contain 2 groups CH3 and hydrogen. Here is written CH3 and hydrogen. This is a dimethyl cyclopropane. तो देखिए, इसके 2 आइसोमर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं. If 2 same groups are same side, then this one is cis and this one is trans. Here you have to consider the ring is already in a page or on blackboard. This red color bond is the wedge bond, this one is the dash bond. Dash bond considered away from you, means backside of the blackboard, and the wedge bond group is towards viewer, means towards you. तो 3D में देखने के लिए आपको ये रिंग जो है वो आपको पेज में कंसीडर करनी है या तो ब्लैक बोर्ड में कंसीडर करनी है. और जो दोनों ग्रुप्स है, आइदर दे आर टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू. इफ द 2 सेम ग्रुप्स आर टुवर्ड्स यू, see here CH3, then this one is the cis isomer. 2 different groups are towards you, then it is a trans isomer. Very easy topic. तो wedge bond, dash bond already you studied in हाइड्रोकार्बन. ठीक है, चलिए कुछ ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए. यहाँ पे भी ये कार्बन sp3 है, ये दूसरा कार्बन जो है वो sp3 है. ठीक है, हाइड्रोजन मैंने यहाँ नहीं दिखाया है. हाइड्रोजन you have to understand yourself. Hydrogen is there. Here is one hydrogen present. Here is also one hydrogen present. So here you can draw the 2 isomers, cis and trans. See here, this one is cis, CH3 group towards you, CH3 opposite. One is towards you, another away from you. Means these both groups are perpendicular to plane. If this one is in plane, then hydrogen and CH3 perpendicular to the plane. One is towards you, another is away from you. Remember. अब हम थोड़ा उसमें आगे बढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब आपको कैलकुलेट करने होंगे तो आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर फाइंड करने हैं और आपको बताना है कि ड्यू टू डबल बॉन्ड तो हम लेक्चर नंबर 7 में कर चुके हैं. अब रिंग एक्स्ट्रा ऐड हो रही है. ठीक है,
तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो आप देखिए जो मैंने स्टार किए हुए हैं वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी साइक्लिक रिंग में 2 कार्बन sp3 हो, 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और दोनों कार्बन के पास अगर 2 डिफरेंट ग्रुप हो, एक तो ये मैंने राउंड किया, ये दूसरा ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन तो है ही, आपको पता है। तो एक तो ये रिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक से देख लीजिए। अब चलिए दूसरा डबल बॉन्ड देखते हैं। ये डबल बॉन्ड की वजह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये कार्बन जो है उसके पास 2 हाइड्रोजन, मतलब कि सेम ग्रुप है, ये Gi नहीं शो करेगा ये डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के बारे में सोचते हैं। इस डबल बॉन्ड का जो ये कार्बन है, इस कार्बन के पास एक ग्रुप हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप, ये पूरा साइक्लिक सिस्टम है, ये दूसरा ग्रुप है। ये सेकंड हाइड्रोजन है, कार्बन डबल सेकंड कार्बन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, उसके पास ये पहला ग्रुप है हाइड्रोजन और ये दूसरा ग्रुप है CH3। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास दो दो ग्रुप डिफरेंट है, तो ये डबल बॉन्ड भी Gi शो करेगा। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा वो ड्यू टू दिस रिंग एंड ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड, मतलब कि इस कंपाउंड में जो मैंने ड्रॉ किया उसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है। गलती मत करिएगा, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अगर आपने पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्टिंग से देखा है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कंडीशन आपको दी गई है। तो और एक टॉपिक मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बच्चे काफ़ी गलती करते रहते हैं कि इसमें कितना आएगा ये। तो पहले हमने देखा Gi ड्यू टू डबल बॉन्ड, अभी अभी हमने देखा Gi ड्यू टू साइक्लिक रिंग। अब हम देखेंगे Gi ड्यू टू डबल बॉन्ड इन रिंग। अभी ये तीनों आपको एक साथ भी देखना होता है, तो एक के बाद एक कंसेप्ट देखते जाना, ठीक है। तो उसकी कुछ मैंने इजी करने के लिए डायरेक्ट कंडीशन दे दी है, कुछ शॉर्टकट्स दे दिए हैं आप लोगों को। तो पहला तो आपको ये देखना है कि वो रिंग जो है वो 8 मेंबर्ड होनी चाहिए, मतलब कि रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो वो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है। तो आपको वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं सोचना है। रीजन नहीं दूंगा मैं क्योंकि वो सब लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि डबल बॉन्ड अंदर है अगर साइकिल के अंदर तो 8 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए या तो लार्ज होनी चाहिए, याद रखिएगा सब। अब अगर आपको कोई एक परफेक्ट रीजन चाहिए तो स्मॉलर रिंग्स जो होती है 7 कार्बन तक, तो उसमें ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट ही नहीं होता। और केमिस्ट्री में जब हम बोलते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं होता, उसका मतलब है कि वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से सोचते हैं जिसमें सब फैक्टर्स एक साथ कंसीडर करते हैं। देखिए आपके पास ये मैंने रिंग दी है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है और खुद रिंग भी है, ठीक है। इसमें सब कंसेप्ट विद इन वन एग्जाम्पल। तो आपके पास 4 चॉइसेस है, Gi ड्यू टू डबल बॉन्ड, Gi ड्यू टू रिंग, Gi ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। दिखाने नहीं है, सिर्फ आपको पूछा जा सकता है हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
पहले इस डबल बॉन्ड को ले लेते हैं। अब आप रिंग को तो हाँ ही बोलेंगे क्योंकि मैंने सीधा आपको कंसेप्ट दे दिया है कि अगर रिंग 8 मेंबर है या तो उससे ज्यादा मेंबर की रिंग है तो वो GI शो करेगी ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। तो ये डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, ये वाला, ये एक तो मैं सिलेक्ट ही कर लेता हूं, ठीक है। अब रिंग वाला कंसेप्ट भी सोच लेते हैं, उसके पास ये कार्बन जो है वो sp3 है, ये वाला कार्बन भी जो है वो sp3 है, इसके पास एक एक हाइड्रोजन भी है, मना नहीं कर सकते हो। यहां पे एक हाइड्रोजन है और यहां पे भी एक हाइड्रोजन है। तो उस sp3 कार्बन के पास ये मैं जो राउंड कर रहा हूं वो एक ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ये राउंड वाला ग्रुप एक ग्रुप उसके पास और ये हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग हो गए। तो रिंग भी GI शो करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई, करेगी ही करेगी। तो दो सेंटर तो मुझे मिल गया, एक रिंग एंड द डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। देख लीजिए ठीक से। अब दो डबल बॉन्ड मेरे पास है, उसमें से कौन स्टीरियोजेनिक, आंसर तो आपकी स्क्रीन पे है ही, लेकिन आपको सोचना है कि ये क्यों नहीं है। तो ये जो डबल बॉन्ड है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पास दो कार्बन है ये, तो इस कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन है और एक दूसरा ये बहुत ये लंबा ग्रुप ये वाला रिंग, उसके साथ कुछ कार्ब CH डबल बॉन्ड CH2, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे भी देखिए एक हाइड्रोजन है, कंडीशन फुलफिल। अब बड़ा कंपाउंड देख के घबरा मत जाना, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है दूसरा, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे अगर इस कार्बन पे देखिए तो ये पहला हाइड्रोजन है और दूसरा, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। और एक डबल बॉन्ड है मेरे पास ये वाला, तो इसके दो कार्बन ले लो, ये वाला और ये, इसके पास तो दो डिफरेंट ग्रुप है, एक तो ये हाइड्रोजन है और एक ये पूरा रिंग सिस्टम है, मना नहीं कर सकते। लेकिन इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। तो यहाँ पे कितने स्टार है, एक ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, ये एक ड्यू टू रिंग एंड एक ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 है इसमें। अपने आप सोचिए इसमें कितने क्या हो सकता है। मैं एक बार आपको बता दूं कि ये भी बहुत ही बढ़िया, मैंने एग्जाम्पल जो है बहुत सिलेक्टिव आपके लिए चूज़ किए ताकि आपको पूरा ये कंसेप्ट जो है माय डियर फ्रेंड्स समझ में आ जाए। अब देखिए ये रिंग 8 मेंबर है नहीं, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, लेकिन ये GI नहीं शो करेगी क्योंकि मैंने कंडीशन दी है रिंग 8 मेंबर और मोर देन 8 होनी चाहिए। तो ये रिंग नहीं, रिंग के अंदर का जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये GI नहीं शो करेगा क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है। अब रिंग करेगी कि नहीं करेगी तो देख लेते हैं। इसका ये कार्बन sp3 है, लेकिन साहब ये वाला जो कार्बन है जिसके पास ग्रुप है वो sp2 है, तो दोनों कार्बन sp3 नहीं है, तो रिंग खुद गब्बर भी नहीं शो करेगा GI। अब रिंग नहीं करेगा, रिंग के अंदर का डबल बॉन्ड भी नहीं करेगा। अब बात बचती है एक डबल बॉन्ड की। अगर इंटरेस्ट से करेंगे तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। ये कार्बन को ले लो, ये कार्बन को ले लो, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है। इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है और इस एक CH3 ग्रुप है, एक दो दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे एक दो दोनों डिफरेंट है। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो GI शो करेगा, करेगा ही करेगा। ये देखिए ये करेगा। तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही है जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देख सकते हैं। चलिए इसमें आप अपने आप डिसाइड करिए। अब पहले तो अभी अभी हमने जो नया टॉपिक किया है उसकी वजह से जो रिंग के अंदर ये डबल बॉन्ड है वो GI नहीं शो करेगा। रीजन आप ढूंढिए।
6 मेंबर्ड रिंग है। अब देखिए रिंग शो करेगी कि नहीं करेगी, वो देखिए, वो देखना है हमें। तो उसका ये कार्बन, डाई सब्सटीट्यूटेड जो कार्बन है वही आपको लेना है। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है और एक सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होता है, मतलब कि 2 सब्सटीट्यूएंट तो होने ही चाहिए। ये कार्बन तो साहब sp3 है, लेकिन ये कार्बन sp3 नहीं है, ये कार्बन sp2 है। दोनों कार्बन sp3 होने चाहिए रिंग आइसोमेरिज्म में, रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो दूसरा भी कंसेप्ट ये, ड्यू टू रिंग ऑल्सो, ओके, दोनों में जो पॉसिबिलिटीज है उसको निग्लेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि ये जीआई नहीं शो कर रहे हैं, मतलब कि उसको नहीं गिन रहा हूँ। ये 2 तो गई। अब आपके पास है 2 डबल बॉन्ड। आंसर तो है ही, मैंने जो स्टार किया है वो जीआई शो करता है, मतलब कि आपको सिर्फ सोचना है क्यों। अब ये इस कार्बन को ले लो, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो यहाँ पहला ग्रुप हाइड्रोजन है, दूसरा ये लंबा, दोनों डिफरेंट है। इस हाइड्रोजन में ये इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है पहला, और दूसरा जो है वो इथाइल ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है। तो ये सॉरी ऐसा नहीं देखना है, पहले ये डबल बॉन्ड को देखना है, ठीक है। तो ये कार्बन ले लो, उसके पास ये पहला हाइड्रोजन है और ये CH3 है दूसरा, ठीक है। मैं सामने चला गया, हमें यही 2 कार्बन को कंपेयर करना है। इस कार्बन को देखो तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा जो है ये इतना ये लंबा ग्रुप है, मतलब कि यहाँ पे जीआई शो होगा। दोनों कार्बन के पास दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन एक साइड रहेंगे तो सिस, हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड रहेंगे तो ट्रांस। अब दूसरा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको देख लो, तो उसको भी आप सोच लेना, यहाँ पे ये 2 डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ इस कार्बन के पास भी एक ये हाइड्रोजन है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक और ये 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, ये डबल बॉन्ड की वजह से और ये डबल बॉन्ड की वजह से जीआई शो होगा। अब इसके बाद टॉपिक आता है क्यूम्युलेंस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये लास्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जीआई ड्यू टू क्यूम्युलेंस। तो अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूम्युलेंस है क्या। घबराइए मत, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ नाम घबराने वाला है, बाकी कंपाउंड इजी है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, क्यूम्युलेंस किसको कहा जाता है। क्यूम्युलेंस आर दोज हाइड्रोकार्बन होते हैं क्यूम्युलेंस, ये कंपाउंड कौन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ओके, सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं। क्यूमुलेंट्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव 2 और मोर एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स। ऐसे सिस्टम होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसको बोलते हैं क्यूमुलेंट्स। बीच में जो कार्बन आते हैं उसके पास हाइड्रोजन नहीं होते हैं। क्यूमुलेंट्स 2 तरह के होते हैं। क्यूमुलेंट्स आर 2 टाइप्स, इवन एंड ऑड। इवन क्यूमुलेंस, ऑड क्यूमुलेंस। इवन क्यूमुलेंस मतलब कि उसमें इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड होते हैं। ये देखिए 2 पाई बॉन्ड है, 2, 4, 6, 8 ऐसे। दूसरे जो क्यूमुलेंस होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, उसमें मिनिमम 3 होते हैं या मिनिमम 2 होते हैं। बाद में चले जाओ इवन में तो 4, 6, 8 ऐसे। यहाँ मिनिमम 3 और उसके बाद 5, 7, 9 ऐसे, ठीक है। ये मिनिमम मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। अब अच्छी बात यह है कि आपको इवन क्यूमुलेंस में जाना ही नहीं। अगर आपको पता चले कि इवन क्यूमुलेंस है तो वो जीआई नहीं शो करेंगे, क्योंकि अगर आपको पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसका कंसेप्ट अगर आपको पता है, ठीक है। अगर पास पास में पाई बॉन्ड आते हैं तो एक प्लेन में वो नहीं होते, दे आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। उस कंसेप्ट में थोड़ा डीप कंसेप्ट जाता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ सीधा कंसेप्ट ही हम उठा लेंगे कि मेन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एडवांस के लिए ये समझना होता है कि क्यों नहीं शो करते हैं और क्यों शो करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो
इवन है वो शो नहीं करते हैं, ऑड है वो शो करते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। जहाँ पे भी इवन दिखाई दे आप मना कर दीजिए, ये जीआई नहीं शो करेगा। ऑड दिखाई दे ये क्यूमुलेंस, तो आप बोलिए कि ये जीआई शो करेगा। और आपको सिर्फ स्टीरियोजेनिक सेंटर ही फाइंड करना है, तो क्यूमुलेंस क्यों नहीं करना, कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ऑड है तो यस बोल दीजिए, नो इवन है तो नो बोल दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्यूमुलेंस मैंने ड्रॉ किया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे 3, मतलब कि ये ऑड क्यूमुलेंस है तो ये शो करेगा। देखिए सीधा जो सिस ट्रांस आप पढ़ रहे हो वैसे ही है। यहाँ पे देखिए ये सेम ग्रुप जो है वो एक साइड है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे हम सिस। और अगर दे आर द ऑपोजिट तो इसको बोलेंगे हम ट्रांस। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा था वो मतलब कि ये जो पाई बॉन्ड है इसके परपेंडिकुलर ये होता है, इसके जैसा ही ये होता है। तो ये दोनों जो ग्रुप है टर्मिनल वो सेम प्लेन में आते हैं। अगर आप 3D स्ट्रक्चर को समझ लीजिए तो सेम प्लेन में आते हैं। और जो इवन उसमें सेम प्लेन में नहीं आते तो उसमें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये दोनों जो है वो सेम प्लेन में होने चाहिए, ये दोनों जो है वो भी सेम प्लेन में होने चाहिए। तो इसमें ऑड में रहते हैं, इवन में नहीं रहते, सेम प्लेन में। ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल सब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर ये पाई बॉन्ड पी एक्स से फॉर्म होगा तो ये पी एक्स से नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये इस पाई बॉन्ड की कंपैरिजन में ये पाई बॉन्ड अगर ये ऐसे है, अगर ये पाई बॉन्ड ऐसा है तो ये जो पाई बॉन्ड है बाद में ये इससे परपेंडिकुलर ऐसे होगा। फिर ये जो पाई बॉन्ड है सेम हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लिए इवन जो है वो नहीं दिखाएगा और दिखाएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने है, मैंने एक एग्जांपल दिया। तो ये डबल बॉन्ड है वो जीआई शो करता है। अब देख लीजिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला, इसके पास 2 ग्रुप डिफरेंट, इसके पास भी एक एक ये हाइड्रोजन और ये पूरा क्यूमुलिन वाला। तो ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, वो तो हमारा पुराना कंसेप्ट है। लेकिन जीआई ड्यू टू ऑड क्यूमुलिन, यहाँ पे ऑड क्यूमुलिन है, 3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजिक्यूटिव सॉरी सीधा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये भी करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, एक ड्यू टू डबल बॉन्ड और दूसरा ड्यू टू क्यूमुलेट्स। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है, आपको पूछा जाता है कि इसमें कितने जीआई हो सकते हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स आर पॉसिबल। तो पहला केस देखिए कि जब आप आल्किन को कंसिडर करते हैं कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे होंगे ये हम कैलकुलेट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में भी, कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था 2n, यहाँ थोड़ा डीप में जाएंगे, वही फॉर्मूला यहाँ भी काम आएगा। अगर उस आल्किन के पास डिसिमिलर एंड्स है तो नंबर ऑफ, पहले आप स्टीरियोजेनिक सेंटर फाइंड कर लीजिए, जितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो आपकी n की वैल्यू है, फॉर्मूला है 2n, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। तो व्हाट इज n? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। देखिए नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। चलिए एक दो एग्जांपल करते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी मैंने टॉपिक दिया है, जीआई ड्यू टू डबल बॉन्ड, जीआई ड्यू टू रिंग, जीआई ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग एंड जीआई ड्यू टू क्यूमुलेट्स, इतने फैक्टर कंसीडर करने के बाद आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर फाइंड करना है। बाद में आपको डिसाइड करना है कि आल्किन के पास सिमिलर एंड है या डिसिमिलर एंड है। अगर डिसिमिलर है तो ही ये फॉर्मूला यूज होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए
पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि ये एंड सिमिलर है कि डिससिमिलर है। देखने से पता चल जाए तो अच्छी बात है कि ये डिससिमिलर एंड वाला है, लेकिन मैं आपको एक मेथड देता हूँ कि आप सिमिलर डिससिमिलर कैसे डिसाइड कर सकते हो। आप पहले कार्बन को नंबर दे दो इससे 1 2 3 4 5 6 और 7 दे दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड के नंबर देखो 2 और 4 आ रहे हैं, ये रहे 2 4। अब आप ऑपोजिट साइड चलो, मतलब कि राइट टू लेफ्ट जाओ। पहले लेफ्ट टू राइट दिया तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसके नंबर क्या आ रहे हैं, 3 और 5, 3 और 5। तो अगर ये 2 4 और 2 4 आता तो मैं बोलता सिमिलर है, अगर ये डिफरेंट आता तो मैं बोलता डिससिमिलर है। तो अब मुझे पता चल गया कि एल्किन डिससिमिलर है। आपको ऐसे डिसाइड करना है, ठीक है। पहले डिससिमिलर ऐसा डिसाइड कर लिया, अब आप स्टीरियोजेनिक सेंटर डिसाइड करिए। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है वो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार किया है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है। जहाँ पे भी मैंने स्टार किया है वो सब स्टीरियोजेनिक सेंटर है। देखिए ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो कितने हुए स्टीरियोजेनिक सेंटर, 2। डिससिमिलर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2n। कितना है, n2। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है तो n की वैल्यू 2 होगी, 2 तो आप बता सकते हैं कि ये 4 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताएगा, ठीक है। 2 इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से, सिस ट्रांस ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड, सिस ट्रांस ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड, टोटल 4। ड्रॉ नहीं करने हैं आपको। चलिए पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सिमिलर है कि डिससिमिलर है। यहाँ से तो पता चल ही जाएगा कि मैंने फॉर्मूला यूज़ किया 2n, तो ये डिससिमिलर एंड वाला ही है। लेकिन आपको कैसे तय करना है, नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है डबल बॉन्ड को, 2 4 6। यहाँ से नंबर दो 1 2, ठीक है। यहाँ से नंबर दो तो 1 2 3 4 5 अप टू 8, ओके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को आ रहा है 2, ठीक है। उसके बाद 4, इसके बाद 6, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड को नंबर आ रहा है 2, फोर और 6। ऊपर से देखिए तो नंबर आ रहा है 2 4 6, सेम आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो, मैंने गलत किया है ये फॉर्मूला यूज़। स्टीरियोजेनिक सेंटर आप फाइंड कर लीजिए, स्टीरियोजेनिक सेंटर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। आप इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं कर सकते हो। आप जब मैं इसका फॉर्मूला सिखाऊंगा तो इस फॉर्मूला से फिर से आपके पास n की वैल्यू है। और पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये सिमिलर आल्किन से, सिमिलर एंड्स आल्किन, दोनों साइड से आल्किन के नंबर सेम आ रहे हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 है तो n की वैल्यू 3 होगी। दिस फॉर्मूला यू कैन नॉट यूज़, ठीक है। तो चलिए उसको हम पेंडिंग में रखते हैं, वो फॉर्मूला जब मैं आपको दिखाऊंगा तब हम बात करेंगे कि अगर सिमिलर एंड है। आप इसको देख लीजिए तीसरे नंबर का, तो ये डिससिमिलर है पूरा। आप चले जाइए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10, और यहाँ से भी नंबर दे दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो अब ज़्यादा आप करने की ज़रूरत नहीं है, डिसिमिलर ही है। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर फाइंड करो। स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। हाँ, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब ये रिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर है। हाँ, रिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्योंकि उसके पास ये दो sp3 कार्बन है और उसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक ये डबल बॉन्ड वाला, एक हाइड्रोजन तो होता ही है। अब ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, ये नहीं है क्योंकि 6 मेंबर्ड वाली रिंग है, मैंने बोला 8 मेंबर्ड वाली होनी चाहिए, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, n = 2। डिसिमिलर एंड वाला अल्किन है, डिसिमिलर एंड वाला अल्किन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2n यूज कर सकते हैं, 2:2, तो 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें मिलेगा। अब ये 4th एग्जाम्पल भी देख लीजिए, अपने आप करिए। एक ड्यू टू ऑड क्यूमुलेंस एक यहाँ पे है, और ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड आप देखिएगा यहाँ ये दूसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, ठीक है। अब यहाँ से आप नंबर देंगे तो सीधा पता चल जाएगा आपको, डायरेक्ट ही पता चल जाएगा आपको कि ये 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ से आएंगे तो 1 2, ये जरा देख लीजिएगा, ये CHCl है, CHCl, C डबल बॉन्ड CHCl, ये पूरा है ना, ये ऑड क्यूमुलेन है। तो इधर से आएंगे तो इसका जो नंबर है यहाँ पे जो है, ये क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, वो डबल बॉन्ड को नंबर डिफरेंट मिलेगा। तो ये भी डिसिमिलर एंड वाला है। यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, एक ये और एक ये क्यूमुलिन, तो n = 2, मैं फॉर्मूला यूज करूँगा 2n, तो 2:2 4 आइसोमर्स मुझे मिलेंगे। अच्छा, जो मैं बोल रहा था सिमिलर एंड वाला, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि व्हेन अल्कीन्स हैव सिमिलर एंड्स और स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है वो इवन है, इवन मतलब कि स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 4 6 ऐसे हैं, तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। स्टीरियोजेनिक सेंटर वही आपकी n की वैल्यू है, तो 2n-1 प्लस 2n/2 -1। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर सिमिलर एंड में ऑड है तो आपको यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ये वाला, थोड़ा ही डिफरेंस है, 2n-1 प्लस 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 फॉर्मूला हो गया आपके पास। एक तो 2n वाला, जिसमें आपको सिर्फ देखना है डिसिमिलर एंड, ज़्यादा क्वेश्चंस डिसिमिलर एंड वाले आते हैं, सिमिलर एंड वाले आते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करके लिखना पड़ता है। इसमें आंसर ये सेम नहीं है, ये n-2 n डिवाइडेड बाई 2 -1 है, और ये n-1 करके डिवाइड बाई 2 करना है, गलती मत करिएगा। अब उस प्रॉब्लम में जो हमने गलत फॉर्मूला यूज़ किया है, उस प्रॉब्लम को ज़रा देख लेते हैं। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर इवन है तो ये यूज़ करेंगे 2n-1। चलिए, जहाँ पे हमने गलती कर दी है वहाँ पे फिर हम जाते हैं, ये वाला ही प्रॉब्लम था। अब क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 है, 3 है मतलब कि ऑड है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, GI, नंबर ऑफ GI = 2n-1 प्लस 2n/2 -1, ठीक है। तो 2:2 प्लस 2/3/2 -1, ऐसा करके आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो ये केस 2 है, जिस अल्किन के पास सिमिलर एंड्स,
उसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ये पहला देखिए CH3CH। आप सिमिलर एंड्स कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर दे दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड को 2 और 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 और 4 आ रहा है, मतलब कि दोनों साइड से सेम नंबर आ रहे हैं, हम बोलेंगे सिमिलर एंड्स वाला अल्किन है। अब बात आती है कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, वो फाइंड करेंगे। स्टीरियोजेनिक सेंटर 1, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2, आप डिसाइड कर लीजिएगा। इसका मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, जिसकी वजह से GI शो होगा, उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं, तो n की वैल्यू 2 होगी। अब वो क्या है? ऑड की इवन, स्टीरियोजेनिक सेंटर इवन है। देन यूज दिस इवन फॉर्मूला, यहाँ पे ही अभी अभी मैंने आपको दिया, ये रहा आपके सामने, 2n-1 प्लस 2n/2-1, ठीक है, ये रहा। तो 2n-1 तो और n/2-1 मतलब कि 2:1, 2:0, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएंगे। देखिए उसके बाद का एग्जाम्पल, ये भी सिमिलर एंड वाला ही है। क्या है? सिमिलर एंड वाला। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? n-1/2 n-1, ठीक है। ये आगे जो हमने गलती कर दी, ये एग्जाम्पल यहाँ पे रिपीट आ रहा है, वहाँ पे मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉब्लमेटिक हमने दूसरा फॉर्मूला यूज कर दिया, वही सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ दोबारा ले लिया है। ये है ना, यहाँ पे ही सोल्व करके मैंने दे दिया है। देखिए ये जो प्रॉब्लम जहाँ पे हमने गलती की है, ये सिमिलर एंड्स वाला है, फिर भी हमने यहाँ पे गलती की है, ये फॉर्मूला यूज करके वो सेम प्रॉब्लम है, ये करेक्ट करके यहाँ पे लिखा है बाद में, ये वाला, ये कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? 3, इसका मतलब n की वैल्यू 3। ये सिमिलर एंड्स है, अब नंबर देके चेक कर लीजिएगा। ये GI का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ GI 2n-1, 2n-1/2, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर 2:1, 4+2, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम मिलेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ GI, आज हम ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके बाद आइसोमेरिज्म का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको और बुक में से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही आप ठीक से प्रिपेयर करेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ड्यू टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम 4-5 प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं। एक तो है डाइपोल मोमेंट, एक तो है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड, फोर्थ वन है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और स्टेबिलिटी। जनरली स्टेबिलिटी कई तरह की होती है, जिसमें ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, मीन स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। तो आपको पहले क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स, एंड बाय ड्राइंग उसमें सिंपल आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जब आप फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हो, तो जो हमारी एकेडमिक टेक्स्ट में जितने होते हैं अल्किन्स, ठीक है, वही आते हैं क्वेश्चन में, ज़्यादा कंफ्यूजन वाले उसमें नहीं आता, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो पहले उसका म्यू कंपेयर करो। म्यू, हाउ टू कैलकुलेट म्यू ऑलरेडी यू नो वेरी वेल इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में कैलकुलेट नहीं करना होता है, आपको सिर्फ डिसाइड करना होता है विच वन इज़ मोर एंड विच वन इज़ लेस। आपको परफेक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, फिर भी आप म्यू की एक वैल्यू यूज, म्यू का एक फॉर्मूला यूज करते हो। म्यू इज इक्वल टू Q multiplied by D. Q means the charge of separation, delta plus delta minus, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मोलिक्यूल, और इसका यूनिट होता है डी बाई। उसमें डिटेल में नहीं जाना है, पहले आप डिसाइड करो किसका म्यू ज़्यादा होगा, किसका म्यू कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो इफ म्यू इज मोर देन पोलैरिटी इज मोर, इफ पोलैरिटी इज मोर देन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मोर, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मोर देन बॉइलिंग पॉइंट मोर। सॉल्युबिलिटी, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी वही वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, तो दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू।
मेल्टिंग पॉइंट में आप म्यू से नहीं कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैकिंग स्ट्रक्चर्स के, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के ऊपर जाता है। तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 इन सॉलिड स्टेट। तो जिसके पास क्लोज पैकिंग ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ट्रांस के पास ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सिस। तो जब मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी तो ट्रांस ऑलवेज ग्रेटर देन सिस। ओके, क्योंकि ट्रांस जो है उसको मोर सिमेट्रिकल गिना जाता है। ये ट्रांस है, देखिए दोनों ऑपोजिट साइड, ये हाइड्रोजन है। ये सिर्फ मैंने लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, डबल बॉन्ड भी होता है वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये जो देखिए ये ऐसे आराम से क्लोज पैकिंग में जा सकता है। जिसका ज़्यादा क्लोज पैकिंग होता है उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब देखिए सीस की सिमेट्री तो है, मैं बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिमेट्री नहीं है। ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है। तो ये लेस सिमेट्रिकल है ट्रांस से, ट्रांस ज़्यादा सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये लेस, हम जो प्रैक्टिकल डेटा के ऊपर चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा आता है। तो कोई ऐसा भी समझा देता है कि ये कैसे सिमेट्रिकल, ये पैकिंग में, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। रिपल्सन भी होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी होता है, ये क्लोज पैकिंग ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो इसका लेस क्लोज पैकिंग है तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांस कम आता है। ठीक है, और ट्रांस में जो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इसीलिए जो ट्रांस आइसोमर है, हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस आइसोमर्स ऑलवेज मोर स्टेबल देन द cis आइसोमर्स वेन एवर वी डिस्कस अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, पहला मैंने सिंपल स्ट्रक्चर आपके पास आपके सामने रखा है। ये सिस ब्यूटेन है, ये ट्रांस ब्यूटेन है। अब देखिए ये कार्बन sp3 है, sp3 आपको पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये कार्बन sp2 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पोलैरिटी जो हम दिखाते हैं वो इस साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट म्यू, जैसे आप फिजिक्स में रिजल्टेंट म्यू फाइंड करते हो ऐसे ये इसका रिजल्टेंट म्यू ऐसा आएगा ऐसे। तो ये इसमें कुछ पोलैरिटी होगी। यहाँ पे देखिए ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है। अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर में पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। आप उसको रिवाइज करिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसकी पोलैरिटी ज़ीरो है। तो सीधा आप कंपेयर कर सकते हो, मैंने बताया कि म्यू तो हो गया कंपेयर। अब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो जो म्यू का ऑर्डर है वही बॉइलिंग पॉइंट का आएगा। ठीक है, और जो म्यू का ऑर्डर है वही सॉल्युबिलिटी का आएगा। जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन दो जो है फैक्ट्स है, ऑलवेज ट्रांस मेल्टिंग पॉइंट इज मोर, तो इसमें रिवर्स हो जाएगा। और स्टेबिलिटी इज ऑलवेज ट्रांस इज मोर देन द सिस। तो ये दोनों में ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट स्टेबिलिटी। तो बाय ड्राइंग सिस एंड ट्रांस वी कैन कंपेयर दिस 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए दूसरा भी स्ट्रक्चर, मैंने ऐसा हर बार नहीं होता है, आपको पहले म्यू डिसाइड करना होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हर बार सॉल्युबिलिटी सिस ट्रांस की ज़्यादा होगी या सिस की ज़्यादा होगी। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे भी म्यू ज़ीरो नहीं है और यहाँ पे भी म्यू ज़ीरो नहीं है, लेकिन किसका ज़्यादा होगा, विच वन हैज़ मोर। तो यहाँ पे जो है वो इस साइड जाएगी, यहाँ CH3 तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ आएगी। और यहाँ पे देखिए ये कार्बन टू क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो सेकंड नंबर की पोलैरिटी है वो फर्स्ट नंबर से ज़्यादा होगी। तो पोलैरिटी जब आपके सामने म्यू आ जाता है तो दो तो डायरेक्टली आप बता सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। जो ऑर्डर म्यू का है, अगर आपको कभी कभी वैल्यू भी दी जाती, ठीक है, लेकिन आपको वो पता नहीं होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट एंड solubility is directly proportional to dipole moment mu। ओके, तो जो ऑर्डर इसका आता है वही वो ऑर्डर बाकी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का आएगा। और
ये दो फैक्ट है, उसके आधार पे आएगा। मेल्टिंग पॉइंट में सिस ग्रेटर देन ट्रांस, और स्टेबिलिटी में भी, सॉरी, ट्रांस ग्रेटर देन सिस एंड स्टेबिलिटी में भी ट्रांस ग्रेटर देन सिस। तो देखिए यहाँ पे तो ऑलवेज ट्रांस ग्रेटर देन सिस, आप ये बात ध्यान में रखना, ऑलवेज ट्रांस ग्रेटर देन सिस, इसमें पोलैरिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वी डोंट हैव टू कंसिडर हियर पोलैरिटी, दिस वन इज ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हम ओवर कर रहे हैं। एक जगह पे एक गलती है, वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, उसको ऐसे ही कॉपी मत करिए, वो दूसरी बार मैंने करेक्ट करके भी लिखा है। तो यहाँ पे जो है ये SC3 है ना, यहाँ पे फिर से एक बार मैं लास्ट में आपको याद दिला दूँ ताकि आप भूल ना जाए। ये जो है वो सिमिलर एंड वाला अल्किन है। फिर मैंने गलती क्या की है, वो मैंने ये फॉर्मूला गलत यूज़ किया है। यहाँ पे जो फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये करना है = 2^n-1 प्लस 2^n-1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो ऑड है। ठीक है, एंड ऑलरेडी गिवन सोल्ड बैक साइड, तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, गिवन सोल्ड, यही एग्जाम्पल मैंने दोबारा पीछे ले लिया है, ये गलत है, ये फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिमिलर एंड वाला है, डिसिमिलर है तो ही 2^n चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको याद दिला दूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ है जो आपको काम आ सकती है। सीधे क्वेश्चन आप सीधा आंसर दे सकते हो। आप अगर पेपर सॉल्व करेंगे कोई, आपके पास रेफरेंस बुक है, तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला प्रॉब्लम आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके बाद आइसोमर्स के रिलेटेड सब बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और एक रिवीजन भी हो जाएगा। आप हेलो अल्केन हेलो एरिन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़े हो, यहाँ पे मैं थोड़ा डीप में जाऊँगा, आपको समझाऊंगा ताकि आपको हेलो अल्किन हेलो एरिन रिलेटेड जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो भी पूरी समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।